डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑपरेशनल रिसर्च में। और ऑपरेशनल रिसर्च में काफ़ी सारे चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सिंप्लेक्स मेथड। इससे पहले मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखाए थे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हमने डिस्कस किया था इससे पहले कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं अगर आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं तो। दूसरा हमने देखा था कि इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे। आज हम देखेंगे कि इसे हम सिंप्लेक्स से कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन दिख रहा है कि इसको सिंप्लेक्स से सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो 7 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है सिंप्लेक्स का, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होती है और डाउट भी काफ़ी सारे लोगों को होता है। सिंप्लेक्स में समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना, क्योंकि समझने लायक इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, बट क्या है उसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है जनरली। क्योंकि कैलकुलेशन होता है तो कहीं पे अगर एक जगह आप मैट्रिक्स में मिस्टेक कर दिए फॉर्मुलेशन में उसको या फिर इन बिटवीन कैलकुलेशन, तो आपका पूरा सोल्यूशन गलत हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आज मैं आपको मेथड बता दूंगा कि किस तरीके से हम सिंप्लेक्स अप्लाई करते हैं, सिंप्लेक्स से मैक्सिमाइज कैसे करते हैं अपने फंक्शन को, या फिर मिनिमाइज जो भी करना हो उसे हम कैसे करते हैं, ये आज हम समझेंगे। जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि किसी प्रॉब्लम को अगर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है व्हाट एवर दैट, अगर उसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो हम कैसे करते हैं। तो ये मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि ग्राफिकल मेथड किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे x1 x2 x1 x2 x1 x2 चाहे कितनी भी लाइंस हो, बट वो x1 x2 में ही होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा x3 में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास 3 ही कोऑर्डिनेट है। जनरली पढ़ने लिखने की भाषा में हम 2 कोऑर्डिनेट का यूज़ करते हैं। अगर थर्ड कोऑर्डिनेट भी आ गई यहाँ पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट करना ऑप्टिमम सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि हम उसको अपने फंक्शन को, अपने लाइन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 2D सिस्टम है, अगर थर्ड कोऑर्डिनेट आ गई तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 ही को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो जनरली अगर हम कहें तो जो ग्राफिकल मेथड के प्रोसेस होंगे उसमें आपको 2 ही वेरिएबल्स होंगे, इससे ज़्यादा वेरिएबल का आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब इससे ज़्यादा वेरिएबल तो प्रैक्टिकल लाइफ में होंगे, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लगाते हैं सिंप्लेक्स मेथड। चलिए तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपको कोई फंक्शन दिया गया है जिसको आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो ये आपको फंक्शन दिया गया है 3x1 प्लस 4x2, आपको इसको मैक्सिमाइज करना है। किसके साथ? यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया गया है, सब्जेक्टेड टू कुछ कंस्ट्रेन दिए गए हैं। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ग्राफिकल में भी हमने किया था। दैट इज x1 प्लस x2 लेस आर इक्वल टू 450 एंड सेकेंड कंस्ट्रेन इज x2 2x1 प्लस x2 लेस और इक्वल टू 600। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है कंस्ट्रेन का, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे दिया गया है कि x1 और x2 जो हैं वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होंगे। और ये जो फॉर्मेट है ना हमारे इक्वेशन का, इस फॉर्मेट को हम कहते हैं कोनिकल फॉर्म। जब हम सिंप्लेक्स लगाते हैं तो हमें हमारे कोनोनिकल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। आपके मन में सवाल आएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और क्यों कन्वर्ट करना होता है। देखिए एक चीज समझती है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि x1 और x2 जो वेरिएबल हैं, इन दोनों को ऐड करने की वैल्यू या तो 450 होगी या तो लेस देन 450 होगी। अब हमको पता ही नहीं है कि 450 से लेस कितना होगी, बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे 450 से लेस, तो हम इस पे सिंप्लेक्स नहीं लगा सकते। हमको यहाँ पे चाहिए इक्वलिटी साइन, जिसके लिए हम 2 बेसिक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्लैग वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल। यहाँ पे देखो ये वाला टर्म छोटा है, तो अगर इसमें हम कुछ ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, इसके इक्वल टू बन जाएगा। हम मान लेते हैं कि ये इससे s1 छोटा है, तो हम कह देते हैं x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 450। ये बन गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसमें भी वैसे ही कर देंगे। और ये जो s1 हमने ऐड किया है ना, इसे हम कहते हैं स्लैग वेरिएबल। ये ग्रेटर देन का साइन भी हो सकता है, तो ये वाला उस टाइम बड़ा रहेगा, तो हम इसमें से कुछ माइनस कर देंगे तो उसे हम कहेंगे सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, कि हमने कुछ वहां पे सरप्लस था उसको घटा के इक्वल किया है। ठीक है, तो स्लैग वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल पता चल गया आपको। दिस इज
2x1 प्लस x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 600। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बहुत सिंपल, यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगेन दोनों में हमने क्या किया है, स्लैग वेरिएबल को ऐड कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि दोनों लेस देन इक्वलिटी की साइन है। पहले ही मैंने बता दिया। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर कहीं पे नेगेटिव साइन दिया गया है आपके क्वेश्चन में, राइट हैंड साइड में सपोज इधर नेगेटिव दिया है, तो आपको इधर माइनस साइन से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। इधर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इधर माइनस प्लस रहेगा, दैट्स इट, बट इधर पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो वेरिएबल्स होते हैं, जो क्वांटिटीज होती हैं आपकी, वो नेगेटिव नहीं होती। जैसे ग्राफिकल में हमने क्या कहा था कि हमने 2 मशीन लिया था। अब 2 मशीन हैं तो हैं भाई, मशीन अगर वर्किंग है तो उस पर टाइम जो दिया था हमने कि इतना टाइम है, उन्हीं दोनों को ऐड करके कंस्ट्रेंट बनाते हैं, तो वो कैसे नेगेटिव हो सकता है? नहीं तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो आपको हमेशा उसको क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। समझ में आया? अगर ग्राफिकल आपने देखा है तो आपको समझ में आएगा। कंस्ट्रेंट वहां पे था टाइम का कि फर्स्ट मशीन इतना मिनट चल सकती है, सेकेंड मशीन इतना मिनट चल सकती है, तो आपने ऐड कर लिया दोनों को कि दोनों मशीन मिलके अगर कोई प्रोडक्ट पे इतना मिनट काम करते हैं तो टोटल इतना हो जाएगा। तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इन शॉर्ट आपको इधर पॉजिटिव रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, आपका जो फंक्शन ऑप्टिमाइज करना है उसकी वैल्यू भी रख लेनी है स्लैग वेरिएबल के साथ। ये जो स्लैग वेरिएबल हैं इन्हें हम कहते हैं बेसिक वेरिएबल, और x1 x2 को हम कहते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? तो z लिख लेते हैं, z 3x1 प्लस 4x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। क्योंकि ये जो बेसिक वेरिएबल्स है ना, ये आपके प्रॉफिट में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। आप कहोगे फिर इनको कर क्यों रहे हैं? देखो यहाँ पे हमारी मैथमेटिकल मजबूरी है इसलिए कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे फंडामेंटली आप समझ लो कि ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हमने एलोकेट नहीं किया है, जो हमारे प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। जब प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो प्रॉफिट और लॉस में भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। लिस्टेड वेरिएबल्स नहीं है या लिस्टेड रिसोर्सेज नहीं है। सपोज जैसे मशीन वाले एग्जांपल में आपके यहाँ 2 मशीन के बजाय 4 मशीन है, बट 2 वर्किंग नहीं है, ऐसे ही खंडहर में पड़ी हुई हैं, मतलब हमारे किसी काम के रिसोर्स नहीं है वो। आप उस पर कुछ खर्च भी नहीं कर रहे हो, पटक दिया है कहीं पे, कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं, पड़ा हुआ है। दूसरा, वो आपके कंट्रीब्यूशन में भी नहीं आ रही, मतलब उसमें कोई प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा है, तो नहीं वो आपको लॉस दे रहे हैं, नहीं आपको वो प्रॉफिट दे रहे हैं। तो हमारे ऑब्जेक्टिव वेरिएबल में उनका काम नहीं होता है, इसलिए हम उनका कोफिशिएंट क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे S1 S2 का कोफिशिएंट हमने कर दिया 0, और यहाँ पे मैंने आपको इक्वेशन भी बना के दे दिया है। अब हमको बनाना है मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जो सिंप्लेक्स की है और जो इस पूरे प्रॉब्लम को क्या करेगी, ऑप्टिमाइज करेगी। मैट्रिक्स कैसे बनाना है ये आपको ध्यान रखना है। मैट्रिक्स में सबसे ऊपर हम लिखते हैं एक टर्म दैट इज कॉल्ड CJ। CJ मतलब कोफिशिएंट जो होता है हमारे ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स का। तो सबसे ऊपर हम लिख देंगे CJ। यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, और ये टेबल नीचे तक हमने एक्सटेंड कर दिया क्योंकि आगे कई सारे इटरेशन होंगे तो वहां पे काम आएगा, ठीक है। नीचे हम लिखते हैं CB, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं CB, तो यहाँ पे लिख देते हैं CB। यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। CB क्या होता है? CB होता है कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। अभी के लिए हमारे पास बेसिक वेरिएबल क्या है, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल लिख देते हैं। अभी के लिए हमारे पास बेसिक वेरिएबल हैं 2, एक S1 एक S2। मैंने आपको बताया S1 S2 इज बेसिक वेरिएबल एंड S1 S2 इज बेसिक वेरिएबल, X1 X2 इज नॉन बेसिक वेरिएबल। और यहाँ पे वो सारे नॉन बेसिक, पूरा जो कंस्ट्रेंट वाला इक्वेशन है वो सारे हम लिख देंगे, दैट इज X1 X2 S1 S2, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पे कोफिशिएंट लिख देते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव वेरिएबल का। कितना है कोफिशिएंट? 3, 4, और ये हमारे जो बेसिक वेरिएबल जो हमने स्लैग वेरिएबल ऐड किए हैं उनका कोफिशिएंट क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में? 0 0 है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक टर्म लिखते हैं B, कैपिटल B, और यहाँ पे एक टर्म लिखते हैं R। B क्या है? बेसिकली जो हमारे कंस्ट्रेंट इक्वेशन है उसकी जो राइट हैंड की वैल्यू है वो है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे इसके कोफिशिएंट लिख देते हैं। कोफिशिएंट मतलब यहाँ पे हम लिखते हैं AIJ। AIJ क्या है? कोफिशिएंट ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल, ठीक है। तो पहला इक्वेशन लेते हैं, पहला इक्वेशन का कोफिशिएंट 1 है, X2 का कोफिशिएंट 1 है, S1 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1 है, और ये क्या है? 0 है। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन ये वाली,
तो x1 कोफिशिएंट 2 है, x2 का कोफिशिएंट 1 है, s1 है ही नहीं उसमें, s2 है तो 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी कोफिशिएंट लिख लेते हैं, बेसिक वेरिएबल हमारे ये हैं, इनका हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट क्या है, 0 0 है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बेसिक मैट्रिक्स, ठीक है। बेसिक मैट्रिक्स में आप देख रहे होगे ये है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। जो हमारे स्लैग वेरिएबल ऐड किए थे वो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे। कहीं पे आप गलती कर रहे होगे, गलती वैसे चांसेज है नहीं, ठीक है, सिंपल वैल्यू लिखना है तो गलत के चांसेज, बट सम हाउ अगर गलती कर रहे हैं तो आप समझ जाना कि ये यूनिट मैट्रिक्स है, रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम एक नीचे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल, आगे हमको अब इसको क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है इस पूरे मैट्रिक्स को। इधर भी आप लिख लो, ये क्या है 450 वैल्यू दिया है, ये 600 दिया है, ठीक है, ये सारी वैल्यू हो गई। अब हमको क्या करना है, ये जो वेरिएबल्स हैं S1 S2 हमको नहीं पता है भैया ये कहाँ से है, ये लिस्टेड ही नहीं है, इनकी वैल्यू यहाँ पे आगे किसी तरीके से इनको हटाना है। इनको हटा के जो वेरिएबल्स हमको पता है उनको लेके आना है। तो इन दोनों को हटा के हमको x1 x2 को लाना है। कौन आएगा कौन नहीं आएगा, एक आएगा दो आएगा, वो डिपेंड करता है ऑप्टिमाइजेशन पे। सम हाउ देखते हो ना, आपको एक प्रोडक्ट बनाना ज्यादा फायदेमंद होता है कि आप दो प्रोडक्ट बनाओ आधा आधा करके, ठीक है। उसमें से भी कि आप x1 को बनाओगे कि x2 को बनाओगे, वो भी डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट कब ऑप्टिमाइज होगा, किसको बनाने से ऑप्टिमाइज होगा, तो वो डिपेंड करता है दोनों आएंगे, एक आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे। वो फाइंड आउट करने के लिए हमें करना पड़ता है ZJ का आविष्कार। ZJ क्या होता है भाई, जो ZJ होता है दैट इज ZJ इक्वल टू CBAIJ। CB आपको पता है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे बेसिक वेरिएबल हैं उनका कोफिशिएंट है, और AIJ नॉन बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देना। अभी के लिए कोफिशिएंट 0 है, 0 है, इसका मल्टीप्लाई 1 में 0, इसका मल्टीप्लाई 2 में 0, कितना आ गया 0। अगेन इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा 0, इसका मल्टीप्लाई 0 0, मतलब इसका 0 0 होगा ना, क्योंकि ये तो 0 है, जब कुछ आएगा तब देखेंगे, तब 0 नहीं होगा। दूसरा आपको फाइंड आउट करना है दैट इज CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ, ठीक है। CJ क्या है, यहाँ पे है, माइनस ZJ तो क्या हो जाएगा 3, दिस इज 4, दिस इज 0, दिस इज 0, वेरी सिंपल 3 4 0 0। यहाँ पे भी आप चाहो तो वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो ये हो गया आपका CJ माइनस ZJ। ZJ चाहिए तो आप यहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकते हो, ZJ यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी 0 आएगा, बट जरूरी नहीं उसको फाइंड आउट करना, लास्ट में फाइंड आउट कर लोगे वही ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा आपका। यहाँ पे मैट्रिक्स में आपकी इच्छा है लिखना है लिखो, नहीं लिखना है ना लिखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। और चूंकि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है नहीं तो इसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा वेरिएबल इंटरिंग है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक को तो आपको निकालना पड़ेगा ना, बारी बारी से निकालेंगे इनको, ठीक है। जो नॉन बेसिक वेरिएबल उनको लेके आएंगे यहाँ पे, क्योंकि नॉन वेरिएबल क्या है x1 x2 है, S1 S2 तो उधारी पे आए हैं, उधारी वालों को आउट करना है। कैसे आउट करेंगे, देखिए जो मैक्सिमम वेरिएबल्स है, जो मैक्सिमम यहाँ पे CJ माइनस IJ है, उसको हम कहेंगे कि वो इंटरिंग कॉलम है, ठीक है। इंटरिंग कॉलम है मतलब वो हमारे बेसिक जो वेरिएबल है उसमें एंट्री मारेगा, ठीक है। अब ये पूरा कॉलम में से कौन एंट्री मारेगा ये पता करने के लिए हमको रो भी पता करना है। तो रो के लिए हम फाइंड आउट करते हैं रेशियो। रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, b डिवाइडेड बाई दिस वन, b डिवाइडेड बाई दिस वन, मतलब b डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट। तो यहाँ पे 400 डिवाइडेड बाई 1, ये भी क्या, सॉरी 400 नहीं, 450, ये भी 600 हो जाएगा। इसमें से जो मिनिमम होगा उस रो को सेलेक्ट करेंगे और जो मैक्सिमम कॉलम होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, दोनों को मैच करेंगे। जहां पे मैच होगा ये वाला एलिमेंट आपका आ गया बेसिक एलिमेंट, ठीक है, की एलिमेंट जिसे हम कहते हैं की एलिमेंट। ये आपको पता चली गया है कि जो x2 होगा वो इंटरिंग होगा और की एलिमेंट आपको पता चल गया। देखिए फॉर्चुनेटली यहाँ पे जो की एलिमेंट है ये 1 है, जरूरी नहीं कि हर जगह की एलिमेंट 1 ही होगा। ये 1 है कौन सा, फर्स्ट फंक्शन में हमारा इसका कोफिशिएंट। सपोज यहाँ पे अगर 2 होता तो यहाँ पे 2 होता, जब यहाँ पे 2 होता तो हमको यहाँ पे 1 बनाना होता, क्योंकि आपको पता है जो बेसिक वेरिएबल है उसकी मैट्रिक्स कैसी है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो जहाँ पे बेसिक वेरिएबल आएंगे उस मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे। अभी के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जैसे मैंने बताया, और ये क्या है, बॉडी मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है। तो फॉर्चुनेटली ये क्या है, 1 है, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर ये 1 नहीं होता तो हम इसे क्या करते भैया, 1 बनाते, किसी तरीके से आपको इसको 1 बनाना होता है। तो चलिए अगेन हम यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल्स आए हैं वो लिख लेते हैं।
सबसे पहले ये हमारा है लिविंग, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x2, नीचे s2 है ना, नीचे s2 एज इट इज रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। s2 का कोफिशिएंट क्या है फंक्शन में हमारे 4 है, इसका क्या है 0 है, लिख लिया हमने। अगेन आपको यहाँ पे x1 x2 x3 ये सारी चीजें लिखनी है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये अगर 1 नहीं होता तो आप क्या करते हैं, अगर मान लो ये 2 होता तो सब में 2 से डिवाइड करके लिखते हैं, यहाँ पे सब में, इस पूरे में, यहाँ पे भी, ठीक है, सब में 2 से डिवाइड करते अगर यहाँ पे 2 होता तब यूनिट बनाने के लिए, बट अभी के लिए 1 है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, और ये आपका 450 हो गया, ठीक है। सेकेंड आपको क्या करना होता है, सेकेंड आपको करना होता है यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, तो इसको करना होता है 0, ठीक है। ये जो वेरिएबल है इसको करना, कोफिशिएंट जो है इसको करना होगा 0। 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ऑपरेशन, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 में से 1 माइनस हुआ तो ये 1, ये 0, 0 में से 1 माइनस हुआ -1, 1 में से 0 माइनस हुआ 1, और ये 600 में से 450 माइनस हुआ 150। ऑपरेशन जो आप परफॉर्म करोगे पूरे पे करोगे, ऐसा नहीं कि कुछ एलिमेंट से किया कुछ पे नहीं किया, सब पे करोगे। नेक्स्ट आपको अगेन यही वाला इटरेशन रिपीट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, ZJ, अगेन इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, दोनों को जोड़ देंगे ये आ जाएगा 4, अगेन इसका मल्टीप्लाई इसमें, अगेन इसका मल्टीप्लाई इसमें, क्या दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा 4, अगेन इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, कितना आ जाएगा 4। अगेन आपको CJ माइनस ZJ फाइंड आउट करना है, CJ यहाँ पे है, ZJ यहाँ पे है, तो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0, 0 माइनस 4 कितना हो जाएगा -4, ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा कॉलम इस बार एंट्री कॉलम होगा, तो आपको फाइंड आउट करना है वो वैल्यू जो पॉजिटिव हो। अब देखो यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, पॉजिटिव में मैक्सिमम पॉजिटिव फाइंड आउट करते थे, देखिए यहाँ पे सारे पॉजिटिव थे, 4 मैक्सिमम था, यहाँ पे नेगेटिव है या 0 है, मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, मतलब अब जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो चुका है, ऑप्टिमाइज हो चुका है। तो बस आपको ऑप्टिमम वैल्यू मिल गई है, वैल्यू चाहिए तो इसका, इस 4 का, जो कि x2 की वैल्यू आपको 4 मिली है, x1 तो आया ही नहीं हमारे बेसिक वेरिएबल में, तो x1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और x2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपका प्रॉफिट, दैट इज 1800। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। जो आगे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है सिमिलर वे में ऐसे ही करना है। यहाँ पे अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पे 1 आ जाता तो आप क्या करते, इसको आप एंटरिंग कर देते, फिर से आप रेशियो फाइंड आउट करते, जैसे 450 डिवाइडेड बाई 1, अगेन ये लिविंग हो जाता, तो फिर से यहाँ पे हमारा x1 वेरिएबल आ जाता। तो इस तरीके से आगे आपको इटरेशन करते रहना है, एक इटरेशन करके मैंने बता दिए हैं, आप प्रैक्टिस करना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कहीं पे अगर आप डाउट होगा तो आप मुझे बताना। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।